हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को नेटवर्थ क्या होता है, ओनर्स इक्विटी भी जिसे बोला जाता है, उसे कैपिटल भी करके हम बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। द अमाउंट और फंड्स मतलब जो अमाउंट होता है, मनी अमाउंट, फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो प्रोपराइटर प्रोवाइड करता है इन द बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, इज कॉल्ड एज कैपिटल। उसे हम कैपिटल कहते हैं। एज वेल एज इसको अलग तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स का ज्यादा होना ओवर लायबिलिटीज। एसेट्स का जाना, आपको इन शॉर्ट अगर एसेट्स की बात मैं करूँ जनरल लैंग्वेज में, तो एसेट्स हमने इसको, इस कॉन्सेप्ट को हमने है ना जस्ट अभी इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसको अंडरस्टैंड भी किया है। तो इस वीडियो का लिंक मैं जरूर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एसेट्स मतलब ये प्रॉपर्टी, फिजिकल थिंग और मॉनेटरी वैल्यू किसी एसेट्स की होती है। उसमें फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं तो वो हमने स्टडी किया है। तो जब ये एसेट्स ज्यादा होते हैं ओवर लायबिलिटीज मतलब अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस को जो अमाउंट पे करना होता है, तो इट इज अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो जब है ना लायबिलिटीज कम होती है और एसेट्स ज्यादा होता है, देन इट इज जो डिफरेंस आता है उसके बीच का, मतलब ये एक्सेस ऑफ एक्सेस का ज्यादा होना, लायबिलिटीज का कम होना इज नोन एज कैपिटल, और उसे हम नेट वर्थ करके भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वर्थ, इसे नेट वर्थ भी बोला जाता है। एंड नेट वर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व्स। नेट वर्थ क्या इंक्लूड करता है, ये कैपिटल्स एंड रिजर्व को इंक्लूड करता है। नेटवर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। आप बोल सकते हो कि कैपिटल है ना, ये है ना रोकड़ा, कैश के रूप में भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या काइंड बोले तो जैसे किसी ने प्रॉपर्टी लेके आ गया, लैंड लेके आ गया, अपनी अपनी उसने प्रॉपर्टी है ना बिजनेस को यूज करने के लिए दे दी, उसने एसेट्स, उसने फर्नीचर ले आया, या उसने ना लैपटॉप लाके दे दिया काम बिजनेस में यूज करने के लिए, तो वो भी कैपिटल, इस तरीके से भी कैपिटल को कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है पार्टनर्स के द्वारा, अलग अलग प्रोप्राइटर्स के द्वारा। तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली वे में अगर हम फॉर्मूला वे में हम लिखें तो नेट वर्थ इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। इसे हमें ना ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है एंड इट इज इक्वल्स टू कैपिटल। सो ये तीनों का मतलब सेम है। नेट वर्थ इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। इसे ये तीनों का मीनिंग एक ही है। और ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल इक्विटी मतलब एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी, दैट मीन्स क्रेडिटर्स इक्विटी का मतलब लायबिलिटीज होता है, तो माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी दैट इज लायबिलिटीज। तो आगे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करने पे हमको कौन सा अमाउंट कैसे मिलता है। तो जैसे यहाँ पे दिया, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 4 लाख एंड क्रेडिटर्स इज 2 लाख, देन उसकी जो टोटल इक्विटी मतलब एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। तो टोटल इक्विटी दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज है वो 2 लाख है, क्रेडिटर्स मतलब ये लायबिलिटीज 2 लाख है एंड जो कैपिटल है वो 4 लाख है। तो 2 लाख प्लस 4 लाख, 4 लाख जब आप इसको समअप करते हो तो यहाँ पे 6 लाख आ जाता है। देन यहाँ पे देखिए कि इफ टोटल एसेट्स आर 1,50,000, मान लीजिए टोटल एसेट्स 1,50,000 है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी है वो 50,000 है, एंड द क्रेडिटर्स इक्विटी लायबिलिटीज, तो आपको क्रेडिटर्स अगर पूछा जाता है कि क्रेडिटर्स इक्विटी निकालो, मतलब लायबिलिटीज आप फाइंड आउट करो, तो आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो उस फॉर्मूला को यूज करते हुए। सेम ये फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे ऊपर लिया था, टोटल इक्विटी इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो उसको आप कैसे यूज करोगे कि क्रेडिटर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स में से आप कैपिटल माइनस करोगे तो आपको लायबिलिटीज मिल जाएगी। तो एसेट्स माइनस कैपिटल करने पे हमको लायबिलिटीज मिलेगी। तो एसेट्स कितना है 1,50,000 एंड कैपिटल कितना है 1 लाख, तो जो क्रेडिटर्स इक्विटी है दैट कम्स एज 50,000।
नाउ यहाँ पे इफ टोटल एसेट्स, अगर टोटल एसेट्स है बिजनेस के वो 5 लाख है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है बिजनेस की 2 लैक्स, तो आपको बोला है कि ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल फाइंड आउट करो। तो इट इज ऑल्सो ईजी कि आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स में से माइनस लाइबिलिटीज कर दो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे जो एसेट्स दिया है वो दिया है 5 लाख एंड जो लाइबिलिटीज दी है आउटसाइड लाइबिलिटीज वो 2 लैक्स दी है। तो 5 लाख माइनस 2 लाख करने पे क्या आता है, 3 लैक्स आता है। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म दिया हुआ है, जल्दी हम सेकंड चैप्टर पे भी पहुंचेंगे, पहले ये टर्म्स हमारे कवर अप हो जाए जल्दी जल्दी क्विकली, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम जल्दी ही सेकंड चैप्टर पे भी चलेंगे। तो यहाँ पे जो कंटीजेंट लायबिलिटी दिया हुआ है उसमें क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी होती क्या है। लायबिलिटीज तो हमने पढ़ा, यहाँ पे लायबिलिटीज का मतलब तो हमको पता है कि अमाउंट बिजनेस में पे करना पड़ता है बिजनेस को, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस ने दिया नहीं है अभी तक, देना बाकी है, तो दैट इज बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस इज ऑब्लिगेटेड टू मेक पेमेंट, क्योंकि इसका डेप्ट हो गया, उसको पेमेंट करना होगा, बिजनेस को दूसरों को उसका पेमेंट करना होगा। तो वो मान लीजिए कोई लोन लिया है या क्रेडिटर्स से को पेमेंट करना है, मतलब जिसने सप्लाई किया आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए कोई माल सप्लाई किया, उधार में किया हुआ माल है, या बैंक ने ओडी की फैसिलिटी दी है आपको, या कोई अदर आपके सैलरी पेमेंट करना बाकी है एम्प्लॉयज़ का, या किसी को वेजेस देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये सब है ना लायबिलिटीज होती हैं। अभी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी की हम जब बात करते हैं तो अ लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर, ये है ना, हो सकता है कि फ्यूचर में अराइज हो जाए, फ्यूचर में अराइज हो जाए, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, किसी भी कारणवश कोई इवेंट के वजह से या विदाउट कोई अदर हैपनिंग्स ऑल्सो, विदाउट एनी इवेंट टेकिंग प्लेस ऑल्सो, ये लायबिलिटी जब ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंड करती है, दैट इज एज इट इज नॉट कन्फर्म, ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये लायबिलिटीज अराइज होगी ही क्या, और परफेक्टली लायबिलिटी कंफर्म्ड और परफेक्टली लायबिलिटी इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो है ना वो कंपनी की, जो फर्म की, कंपनी की, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अफेक्ट नहीं करती है ये, इसीलिए देयरफॉर इट इज, इसीलिए हम इसको है ना, इस लायबिलिटी को हम है ना बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी नहीं करते, इसको हम दिखाते नहीं है लायबिलिटी के साइड में। कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है ना बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इट डजंट अपीयर इन द बैलेंस शीट। हम आगे जाके बैलेंस शीट वगैरह बनाना सीखेंगे तो ये बैलेंस शीट पे प्रेजेंट नहीं होती है, ये स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, बट इट इज शोन, इट इज शोन बाय द वे ऑफ फुट नोट। तो बाय अ वे ऑफ फुट नोट मतलब एक नोट लिखा जाता है बैलेंस शीट, सिंपली एज इंफॉर्मेशन, एज ए इंफॉर्मेशन ये दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाऊंगी कि बैलेंस शीट कैसे दिखाई देती है, और उसे बैलेंस शीट में क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों को सीखना होगा, आगे जाके आप क्या सीखोगे तो मैं बताऊंगी कि अ वर्कर मेक्स अ क्लेम, अगर कोई वर्कर क्लेम करता है फॉर कंपनसेशन ऑफ 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ का कंपनसेशन, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, वहां पे कोई एक्सीडेंट टेक प्लेस हो गया, तो 5,000 अगेंस्ट द बिजनेस, बिजनेस से वो क्या करता है, क्लेम करता है, भाई हम मेरे को 5,000 दो, एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट, और अभी तक है ना कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, मतलब मान लीजिए कंपनी मना कर देती है, बिजनेस मैन मना कर देता है नहीं दूंगा, तो कोर्ट में अगर वो पेंडिंग है तो इट मे बी फ्यूचर लायबिलिटी, हो सकता है कि फ्यूचर में बिजनेस को ये पेमेंट करना पड़े, इट मे बी, हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, इट मे बी फ्यूचर लायबिलिटी, ये फ्यूचर लायबिलिटी बन सकती है, हो सकता है कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाए ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि कोर्ट के वर्डिक के हिसाब से कि है ना कोर्ट क्या आदेश देती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट अगर बोलती है पेमेंट करने के लिए उसको, वर्कर को जो क्लेम किया है 5,000, तो बिजनेस को हो सकता है ये पे करना पड़े, तो इसीलिए एट प्रेजेंट कंपनी क्या करती है, उसको है ना बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंडर रिकॉर्ड नहीं करती है, उसे रिकॉर्ड करने के बजाय एक नोट लिखती है कि कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर द कंपनसेशन क्लेम, कंपनसेशन क्लेम फॉर कंपनसेशन बाय वर्कर ₹5,000, इस तरीके से नोट लिखा जाता है, लेकिन उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में नहीं दिखाते हैं। तो मैं आपको लायबिलिटीज कैसी होती है वो भी मैं मतलब ये
लायबिलिटीज बैलेंस शीट में कहाँ आती है और उसको लायबिलिटी क्यों बोला है, ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये किस तरीके से हम क्यों एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल क्यों बोलते हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट जब आप बैलेंस शीट को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अभी बैलेंस शीट बनाने के लिए तो आप लोगों को बहुत टाइम है, इसके लिए समय जाएगा, काफ़ी चैप्टर्स आपको कवर अप करने पड़ेंगे, बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। उससे पहले आप बैलेंस शीट बनाना नहीं सीख सकते हो। हाँ, ये वर्ड्स आप सीख रहे हो तो इसीलिए मैं आप लोगों को बैलेंस शीट कैसी अपीयर होती है, वो कैसी दिखती है, उसमें कैसे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो इन शॉर्ट आपको एज अ जी की मतलब आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं होना चाहिए क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटीज है, वो वाई एसेट्स इज इक्वल्स टू हम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बोल रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं आप लोगों को बैलेंस शीट को कैसे हम रीड करते हैं तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कैसे उसको रीड करना है। ये जो बैलेंस शीट होती है ना, ये कंपनी के फर्म के बिजनेसमैन की फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लायबिलिटीज आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज दिखाई दे रही है। तो ये जो लायबिलिटीज होती है वो है ना क्रेडिट बैलेंस। अभी आप इस बैलेंसेस वगैरह को सीखने को आपको थोड़ा टाइम जाने वाला है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में ये यहाँ पे कैपिटल है और बाकी ये जो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है ना अपनी करंट लायबिलिटीज होती है। तो ये जो लायबिलिटीज प्लस जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इक्वल टू एसेट्स होते हैं। ये है ना आपके राइट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, अपीयर हो रहा है, ये एसेट्स होता है। तो ऑलवेज ये जो लायबिलिटीज का जो टोटल है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे ये देखो अमाउंट कॉलम दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे टोटल हमको टोटल दिखाना होता है। तो ये टोटल ऑलवेज मैच करता है, ये टोटल ऑलवेज मैच करता है। तो ये इक्वल टू होते हैं, मतलब ये जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल में होता है। एसेट्स होता है वो लायबिलिटीज प्लस इसके जो कैपिटल के इक्वल में होता है। तो इनमें से अगर कोई भी एक मिसिंग होता है तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका जो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड वाली बात हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाली बात हो गई। तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं ये, लेकिन ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे है ना एसेट्स के अंदर में जैसे ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो है, फिर बिजनेस की जो मोटर वैन है वो बिजनेस के लिए एसेट है, फिर आगे हमने बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, जो बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी मतलब हमें यहाँ पे पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होते हैं। देन यहाँ पे डेटर्स हमने स्टडी किया था, डेटर्स भी क्लोजिंग स्टॉक हुआ, प्रीपेड वेजेस एडवांस में किसी को पेमेंट कर दिया जाता है, और बिजनेस का जो कैश बैलेंस होता है। तो ये सब है ना एसेट्स के अंडर होता है। और लायबिलिटीज में आता है बिजनेस में जो पैसा दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करता है बिजनेसमैन, वो है ना बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हम बिजनेस को एक है ना सेपरेट एंटाइटी करके कंसीडर करते हैं कि बिजनेस है ना हमें रिटर्न देगा। तो यहाँ पे है ना ये जो कैपिटल है 1,25,000 का, और इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसमैन करता है, और ये जो सारे के सारे लायबिलिटीज है। तो ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू होता है एसेट्स के। तो इस तरीके से जो हमने ये कॉन्सेप्ट जो हम अभी नेट वर्थ वाला एंड इक्विटीज वर्थ हम सीख रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी वजह से हमको उसे इक्वल टू लेना होता है, एसेट्स के इक्वल में होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट्स को लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करके लेते हैं कि एसेट्स मतलब टोटल इक्विटी इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एंड ये जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो लायबिलिटीज के अंडर में नहीं आती है, क्योंकि ये फ्यूचर में मतलब ये पेंडिंग है, इसका कंफर्मेशन नहीं रहता कि ये एज अ लायबिलिटी ये अराइज होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने जिस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया तो मैंने आपको बताया कि इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको एज अ नोट, एज अ फुट नोट हमको लिखना होता है। वो बैलेंस शीट में उसका अमाउंट नहीं दिखाना होता है। अभी तो काफ़ी टाइम है आपको बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए, तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो तो आप है ना 9th चैप्टर में सीखोगे, जब आप है ना प्रोपराइटर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आप सीखोगे, उसकी फर्म ने कितना, पर्टिकुलर फर्म ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है, एंड कितना कैपिटल में एडिशन होगा, क्या सब्ट्रैक्शन होगा। तो उसके लिए तो अभी आपको काफ़ी समय है।
तो इस तरीके से ये जो वीडियो में है ना, हमने नेट वर्थ, ओनर्स कैपिटल किसे बोलते हैं, कैपिटल मतलब ओनर्स इक्विटी और कैपिटल किसे बोला जाता है, ये हमने स्टडी किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसका जो नेक्स्ट इसके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स जो है हमको जो फॉलो करने होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है और अपने इनके हार्ड कॉपी मतलब आपको नोट डाउन भी करना है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो जब आपका टेस्ट वगैरह हो तो पढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।